ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपका प्यारा चैनल आपके लिए आज लेकर आया है बिहार से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न रहेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की अपार संभावना है। और बीपीएससी हो, बीएसएससी हो और बिहार से संबंधित अन्य जितने भी सारी परीक्षाएं संपन्न होती हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। और घंटी जो है, बेल आइकन, उसको ऑन रखें ताकि कोई भी वीडियो जो है उसकी जानकारी आप तक आराम से पहुँचे। तो इसमें वैसे प्रश्न उत्तर हैं जो बीपीएससी या बीसीसी से संबंधित है। और तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये 101 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इसके बाद भी मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। तो इसमें इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम से जो क्वेश्चन है उससे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। 102 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के राजा राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खान है। इन्होंने ये राजगीर के स्थानीय नेता हैं। उसके बाद 103 नंबर का प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र है। ये संथाल विद्रोह जब हुआ था दोस्तों, तो संथाल का विद्रोह का यही क्षेत्र है। 1867 66-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ये चंपारण है। ये चंपारण दोस्तों 1917 में गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत यहीं से की थी। और ये विवाद 1866 के समय से ही बना हुआ था। तो ऑप्शन इसका 104 का ऑप्शन डी है। 105 नंबर का प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना केंद्र था, किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का ये केंद्र था। लंबे समय तक रहा बहावी विद्रोह का केंद्र। 106 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना बिहार में की गई थी। 107 नंबर का प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 108 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 का अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये बांकीपुर में हुआ था पहला बार, और दूसरी बार गया में हुआ था। तो ऑप्शन जो डी है 108 का, एक डी सही है। 109 नंबर है, बिहार में कब होम रूल लीग के स्थापित किया गया था? तो ये एनी बेसेंट आई थी 16, तो उन्होंने ही किया था, इसको स्थापित किया था 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और ये दोस्तों जब एनी बेसेंट आई थी तो ये पटना कॉलेज, वर्तमान में जो पटना कॉलेज के सामने एनी बेसेंट रोड है वहीं वो ठहरी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे एक सड़क है, उनका नाम एनी बेसेंट रोड नाम पड़ गया है। तो पटना कॉलेज के ठीक सामने है। अब 110 नंबर है प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत किया है। तो ये भी जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से कांग्रेस से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन है गया है, बांकीपुर है, फैजपुर है, मद्रास है। दो ऑप्शन तो हमारे बिहार से ही रिलेटेड हैं। अगर आपको कोई गेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये बांकीपुर ही है। 1912 में इन्होंने भाग लिया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
गांधी जी से पहले से ही सक्रिय थे। अब है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब हुआ था? तो हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, वही सेम प्रश्न है। तो तो ये दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो बिहार जो है, मैं यहाँ संशोधित कर रहा हूँ आपके लिए। तो बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, कब हुआ था? तो पहली बार जो विभाजन हुआ था बिहार, तो उस समय 1912 में बिहार और उड़ीसा एक साथ था, और उड़ीसा और बिहार की राजधानी पटना ही थी। लेकिन 1936 में आकर बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। तो ये ऑप्शन इसका सी है। एक सौ 13 नंबर का प्रश्न है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये किस वर्ष हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों 1917 में। उसके बाद है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि बिहार को बंगाल से अलग कराने के लिए किसने उसका नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, जेबी कृपलानी। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है। सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति हैं जो कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने, और इनके ही प्रयास से बिहार जो है, बिहार है उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुआ था। 115 नंबर का प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये सिंपल सा बात है, लेकिन यहाँ दो ऑप्शन है जो कलकत्ता प्रांत, केंद्रीय प्रांत, उत्तरी प्रांत और बंगाल महाप्रांत। तो दोस्तों यहाँ कलकत्ता प्रांत नहीं था, उसमें बंगाल गिना जाता था, कहा जाता था। तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था बिहार। अब है कांग्रेस, 16 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क जो घटाकर कितना तय किया गया? डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना तय किया गया? तो ये 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। ठीक है। 117 नंबर का प्रश्न है, 117 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो ये फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908। तो दोस्तों आप डेट अगर आप भूल भी जाएं तो 1908 जरूर याद रखें, क्योंकि परीक्षा में इतना गहराई से नहीं पूछाता है। लेकिन हाँ, बिहार की परीक्षाओं में अगर गहराई से पूछा जा सकता है तो 11 अगस्त 1908 को याद रखें। अब है 118 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था, वो कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन है फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, भगत सिंह। तो भगत सिंह तो लिए ही थे, लेकिन ये बिहार से नहीं थे, ये पंजाब से संबंधित हैं। अब है कि बिहार से कौन थे? तो बिहार से फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था सितंबर 1928 में। 19 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो ये प्रोफेसर ज्ञान साहा ने किया था। 120 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है। तो इन्हीं के बुलावे पे महात्मा गांधी जो हैं चंपारण गए थे 1917 में।
10 अप्रैल को पटना, दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी जो 10 अप्रैल को पटना पहुँचे थे, ठीक है, 16 अप्रैल को ये बेतिया गए थे, 16 अप्रैल को। 121 नंबर का प्रश्न है कि गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये सर्वप्रथम जो है चंपारण में इन्होंने भाग लिया था, चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। 122वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल तो है ही, ठीक है, लेकिन किस किसान मतलब कि किस नेता ने, तो नेता है तो ये स्थानीय नेता थे, राजकुमार शुक्ल जो थे स्थानीय नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने भाग लिया था चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ। 123 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अभी मैंने बताया वो है, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी और जयप्रकाश नारायण। इनमें से एक नहीं है, तो वे कौन नहीं है? तो ये जयप्रकाश नारायण जो है वो नहीं थे, ठीक है, क्योंकि ये बाद में 1917 के बाद एक्टिव हुए थे। अब 124 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये गांधी जी का चंपारण जो आंदोलन है नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। 125 नंबर का था प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता थे, कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता। 127 नंबर का प्रश्न है श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे? तो ये कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद के जो भाई थे, ये राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, राय साहब महेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। उसके बाद है स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी गठन जो हुआ था 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। 129 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो मैंने बताया था कि पहला बांकीपुर पटना में और दूसरा जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो दूसरा है दोस्तों ये गया में हुआ था संपन्न। तिनोई गांव पड़ता है, तिनोई गांव है, वहीं हुआ था। 130 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो आधुनिक तीर्थ स्थान किसे कहा था महात्मा गांधी ने? तो ये दरभंगा को कहा था आधुनिक तीर्थ स्थान। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो ये गया में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो ये 1934 में हुई थी। 133 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये पार्टी था उनका समाजवादी पार्टी था उनका, उसी से संबंधित थे, कांग्रेस से ये नहीं संबंधित थे। 134 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा है, फूलन प्रसाद वर्मा है जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो ये जागृत करने वाले हैं जदुनंदन शर्मा। गया में जदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। 136 नंबर के प्रश्न, साइमन कमीशन पटना कब आए थे? तो साइमन कमीशन पटना कब आया था?
तो ये दोस्तों ये आए थे 1928 में, लेकिन 12 दिसंबर का ये दिन था जब पटना ये आए थे। इनका विद्रोह किया गया था और काला झंडा दिखाया गया था। एक सौ 37 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। यानी कि नमक आंदोलन किया गया था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो उसी से प्रेरित होकर देश में कई जगह इस तरह का आंदोलन किए गए हैं। तो बिहार में जो हुआ था तो वे कहाँ कहाँ और किन किन द्वारा इसको फैलाया गया था। तो ऑप्शन है 137 का प्रश्न का ऑप्शन ये है बी है, यानी कि जगत नारायण लाल जो है उन्होंने पटना में जगत नारायण लाल जो जिसने पटना में जगत नारायण के उनके नाम पर भी एक सड़क है। तो जगत नारायण लाल जो है पटना में इन्होंने नमक आंदोलन किया था। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में किया। फिर सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा में किया और राम दयालु सिंह ने इन्होंने मुजफ्फरपुर में किया था। तो ऑप्शन बी है। अब 138 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था। तो द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था 29 दिसंबर 1920 को हुआ था द्वैत शासन का प्रारंभ। इसके बाद है बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व हुआ था, मतलब कि गठन हुआ था। हालांकि पहले किसी विवाद के कारण ये पहले नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री, मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया था, लेकिन बाद में तुरंत ही जो औपचारिक रूप से श्री कृष्ण जी बने थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल के पहले बने थे। उसके बाद है दोस्तों 140 नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था पटना में हुआ था, यानी कि 1938 में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। अब है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो ये कब की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत। जाहिर सी बात है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था उसके बाद ही हुई होगी। तो ये 74 है, ठीक है। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था और 74 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया था बिहार में। एक 142 भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय का गोलीकांड हुआ था। तो ठीक है 19 तो 21 दिन हुआ था पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 7 छात्र जो है शहीद हुए थे इसमें। अभी भी एक स्मारक बनाया गया है वहाँ पर, मतलब बना हुआ है। अब 143 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली है। एक 144 नंबर का प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये कोटेशन है, यानी कथन है। 1946 में ये बात कही थी। तो किसने कही थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, बिहार से संबंधित है ये उनका कोटेशन यानी कथन है। अब है 145 है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे बिहार के, ये कौन थे? तो ये शीलभद्र याजी हैं,
अभी से संबंधित प्रश्न भी आया था बीपीएससी में, 60 से 62 में सील भद्रियाजी ऑप्शन में थे और यही सही थे। तो इनसे संबंधित एक प्रश्न भी अभी रिसेंटली ही बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। 146 नंबर का प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, आपको पता होगा, लेकिन खैर मैं यहाँ बताता हूँ, जयराम दास दौलत राम थे। दोस्तों 1946 को के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करना है। तो 1946 में किस पार्टी को यानी किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर देखिए, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, मोहसिन है, निर्दलीय है, और सीट जो प्राप्त हुई थी तो 98, 12, 34, 5। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई होंगी, तो यानी 98। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये प्रश्न है 147 है, यानी कि बी इसका ऑप्शन है, ये बी सही है। 1, 3, 4, 2। तो इसका तो कांग्रेस का इतना 1, मुस्लिम लीग को 34, मोहसिन को 4 मतलब 5 सीटें, और निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, आप देख लें, निर्दलीय को 12 सीटें, यानी कि कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोहसिन को 5, मोहसिन भी एक दल था, और निर्दलीय को 12 सीटें प्राप्त हुई थी। 148 नंबर का प्रश्न है कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त नहीं था, ये 9 दिसंबर है। तो 9 दिसंबर को ये हुआ था। अगर डेट में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की सत्र की अध्यक्षता किया था। तो किसने किया था? तो ये है, मैंने बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और 2 दिन के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि 11 को बनाया गया था, 11 दिसंबर 1940 को बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बने थे। 149 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्र की मृत्यु हो गई थी? 35 छात्र की मृत्यु हो गई थी। तो ये 1967 के आंदोलन में हुआ था, सरकार विरोधी प्रदर्शन में 35 छात्र की मृत्यु हो गई थी पुलिस की गोली से। 150 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति जो है देश किस राज्य में से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, और ये जयप्रकाश नारायण द्वारा इसे शुरू किया गया था। 151 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो ये जिला है आपका भागलपुर है, आप परिचित होंगे, इस पर फिल्म भी बनी है। बिहार 152 नंबर, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो ये कब घोषित किया गया है? तो ये 2002 में इसे विश्व विरासत सूची में घोषित। तो दोस्तों 153 नंबर में है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, किसने किया था? तो गुरु नानक जो हैं, गुरु नानक ने ही सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, यानी गुरु नानक देव ने, गुरु नानक देव महाराज जी ने किया था। बड़े सम्मान से इनका नाम लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना किया है
जिनके जो लोग हैं बहुत परिश्रमी और उनमें यूनिटी है, तो इनसे सीख लेना चाहिए। 154 नंबर का प्रश्न है कि सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना सिटी में हुआ था। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दानापुर में स्थापित किया गया था। आर्य समाज मंदिर जो है दानापुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। 156 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, कौन थे? तो ये दिगनाथ भी थे और शीलभद्र दोनों थे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। 157 नंबर का प्रश्न है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नरुल अनवार। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम उर्दू अखबार नरुल अनवार था। 158 नंबर का प्रश्न है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था? तो ये 158 नंबर का प्रश्न, ये सर्व हितैषी था, प्रथम हिंदी दैनिक। 159 निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? तो ये जो ऑप्शन इसमें नहीं, कहाँ नहीं बोली जाती है भोजपुरी, तो 159 में आपका ऑप्शन सी है, दरभंगा में भोजपुरी नहीं बल्कि उधर मैथिली बोली जाती है। उसके बाद है मधुबनी 160 नंबर का कि मधुबनी चित्रकला का संबंध है जो है किस राज्य से है? यानी मधुबनी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिली है इसे, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। और 161 नंबर का प्रश्न है कि हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर मेला का आयोजित किया जाता है? तो किस नदी के संगम पर किया जाता है? ऑप्शन है सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के पास, गंगा गंडक के पास, कोसी घाघरा के संगम पर। तो ये है गंगा और गंडक के संगम पर ये किया जाता है, आयोजित किया जाता है सोनपुर का मेला। बिहार 162 नंबर में बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था? तो मैथिल कोकिल कहा जाता था, ये भिखारी ठाकुर को नहीं, क्षमा करेंगे, ये विद्यापति को कहा जाता था। ठीक है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। 163 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल जो है विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये है गया में है ये विष्णुपद मंदिर, और बहुत अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसे मिली है विष्णुपद मंदिर को, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों के लिए जो भगवान तक पहुँचने का जो द्वार है यहीं से लोग मानते हैं, विष्णुपद मंदिर से ही मानते हैं गया स्थित। अब 164 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? यानी तो पहला ऑप्शन है यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। दूसरा है यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय को इनबे बख्तियार खलजी ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था। और चौथा उपयुक्त सभी। तो 164 का डी है दोस्तों, यानी सभी बातें, उपयुक्त सभी बातें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से सही हैं। अब है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? तो ये सबसे अधिक यात्री आते हैं बौद्ध गया में ही आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 166 नंबर का प्रश्न है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। 167 नंबर का प्रश्न है पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को मतलब किस दो टीमों के बीच खेला गया है? तो ये है ऑप्शन का जो है आपका श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया है। ठीक है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया है। और 168 नंबर का प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1917 में। 169 नंबर का प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब किया गया है? तो सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ जो है जो किया गया है 2001 में किया गया है। सर्व शिक्षा
जो है अभियान का आरंभ 2001 में किया गया है। बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो दोस्तों ये पहले का प्रश्न है, अभी बढ़ गए हैं। तो अगर डाटा में चेंज हुए, अभी कुछ कुछ नए जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो खैर जो ये आपका 13 है मैक्सिमम ऐसो माने, इससे अगर ऑप्शन अधिक है तो अधिक है। और अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट करें। एक 171 नंबर का प्रश्न है, बिहार का विस्तार बताना है अक्षांश और देशांतर के रूप में। तो ये है बी है सही इसका, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच में ये बिहार का विस्तार है। अब है 172, बिहार विस्तृत है। तो बिहार जो विस्तृत है, ये कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है, फैला हुआ है। 173 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, यानी कि कौन सा ऐसा जिला बिहार का जो कि नेपाल को टच नहीं करता है। ये है समस्तीपुर नहीं टच करता है, बल्कि जबकि अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी सब नेपाल से सटे हुए हैं ज़िले हैं, समस्तीपुर नहीं है। 174 नंबर प्रश्न है कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा मतलब बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये है बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, यहाँ चंपारण छूट गया है। तो ये दोस्तों पश्चिमी चंपारण है। इसके बाद गया का स्थान आता है। झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ था। तो ये हुआ था 2002 में हुआ था, ठीक है, क्षमा करेंगे 2000 में हुआ था। ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। एक 176 नंबर का प्रश्न है कि बिहार किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है स्थित है। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण में है स्थित, और सबसे ऊंची पहाड़ी है बिहार की। 177 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है। तो मैंने ये बताया था, तो आपको ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, बिहार का सबसे सर्वोच्च स्थान सोमेश्वर की पहाड़ी है। 178 नंबर है कि वर्तमान में बिहार राज्य की भू आकृति है वो कैसा है। भू आकृति जो है ये आयताकार है, बिहार की जो भू आकृति है आयताकार है। पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वहीं से जो भारतीय मानक समय का है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो 100 जो है 79 है यहाँ पर, ठीक है। 179 का प्रश्न है, ये भारतीय मानक समय से आगे है, जो कि इलाहाबाद नैनी है, वहाँ से ये आगे है। तो मैप को थोड़ा सा दोस्तों आप मैप में उठा कर देख सकते हैं कि जो स्थान है भारतीय मानक जो इलाहाबाद में फिक्स किया गया है नैनी, वहाँ से पटना जो है पूर्व में पड़ता है। तो ये आगे हुआ, भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय। अब है एक 180 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो ये कौन सा नहीं बनाता है, तो ये बक्सर नहीं बनाता है, ठीक है। ये यूपी से टच करता है, जबकि गया, नवादा, जमुई जो है झारखंड से सटे हुए हैं। 181 नंबर का प्रश्न है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह बताइए। तो ये है एक ए है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों।
तो ऑप्शन ए के अनुसार जो है पश्चिम चंपारण नेपाल से सटा हुआ है, पूर्वी चंपारण नेपाल से सटा हुआ, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे जो है ज़िले हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो ज़िले हैं ये सटे हुए हैं। इसका क्रम सही है, 181 का ए सही है। उसके बाद है 182 का है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िले का सही समूह पहचान करना है। तो 182 जो ऑप्शन है उसके अनुसार बी इसका सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण सटा हुआ है। उधर ये उत्तर प्रदेश से ये नेपाल से भी सटा हुआ है, पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है, गोपालगंज सटा हुआ है, सिवान सटा हुआ है, सारण सटा हुआ है, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 तो उत्तर से दक्षिण ये सटे हुए हैं, यूपी से सटा हुआ है ये ज़िले। अब है झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का सही समूह क्या है? तो 183 में ये सी है, यानी कि झारखंड जो साउथ में है मैप के अनुसार। तो रोहतास ये पूरब से पश्चिम की ओर है, रोहतास है, क्षमा करेंगे पश्चिम से पूरब की ओर है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 जिला है जो झारखंड से सटा हुआ है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टाने जिलों किस समूह में पाई जाती है? तो ये जो है बांका, जमुई, नवादा में ये अभ्रक पाई जाती है। उसके बाद 185 नंबर है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है, यानी कि ऐसी मिट्टी जो कि चमकीली है? तो ये है नवादा की मिट्टी जो है चमकीली दिखती है। 186 है, आम लीची केले की बहुधा बागाने पाए जाते हैं, तो वो किस मिट्टी में पाए जाते हैं? तो ये बल सुंदरी मिट्टी में पाई जाती है अधिकांश रूप से। तो 187 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, करैल मिट्टी की प्रकृति कैसी है? तो करैल मिट्टी की प्रकृति जो है क्षारीय है, ये क्षारीय प्रकार की मिट्टी है। खादर मिट्टी का रंग होता है कैसा? तो खादर मिट्टी का रंग होता है धूसर लाल होता है, ठीक है। अब 189 है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है, तो कौन सा है? तो ये अरहर है, ज्वार है, बाजरा जो है बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। 190 है, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये इनमें से कोई नहीं है, जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम ये क्षेत्र नहीं है भांगर मिट्टी का। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का भी क्षेत्र नहीं है। पटना, नालंदा, नवादा, गया का क्षेत्र भी, इनमें से कोई भी नहीं क्षेत्र नहीं है भांगर मिट्टी से संबंधित है। अब है 191 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं है। तो बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये ऑप्शन 1 2 3 था, इसमें से कोई क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हुआ, इनमें से कोई नहीं। अब है 191 नंबर में, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को इनमें से कुछ भूमध्य रेखीय जलवायु भी नहीं कहा जाता, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु भी नहीं कहा जाता, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ये उनमें से कोई नहीं, इसमें भी कोई है दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्न आता है जिसमें से कि ऑप्शन के अनुसार कोई भी उत्तर नहीं रहता है, हालांकि इसे बहुत कम होता है। अब 192 नंबर में कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार होती है, यानी लू की रफ्तार होती है ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है लू चलता है। 193 नंबर में है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा का कारण क्या है? शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा का कारण क्या है बिहार में? ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है मानसूनी हवा, चक्रवातीय तूफान, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें भी दोस्तों डी है, इनमें से कोई नहीं है। 194 नंबर का प्रश्न है कि
बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किस भाग में होती है बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा? तो ये पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। 195 नंबर का प्रश्न है, बिहार में मानसून का आगमन होता है, बिहार में मानसून का आगमन होता है, ये 15 से 20 जून है, ये सामान्य तिथि है। हालांकि दोस्तों इस साल जो है 2017 में मौसम विभाग ने 9 जून को आगमन बताया है, तो ये काफ़ी है, लेकिन अधिकांश रूप में 15 के बाद ही मानसून आता है, क्योंकि सबसे पहले मानसून जो दस्तक देती है भारत में 1 जून को केरल में देती है, उसके बाद से धीरे धीरे करके 15 जून तक बिहार में इसका आगमन होता है। अब है, बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास जिला जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। और सबसे जो पढ़े लिखे शिक्षित रूप में है, अधिकांश शिक्षित जो है मतलब स्त्री पुरुष, ये भी रोहतास से ही हैं। अब है 197 नंबर का प्रश्न है कि इसमें अभ्यारण्य और जिला को सम्मिलित करना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों, ये पटना में है, ठीक है, पटना में। और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो ऑप्शन आपको मैं ऑप्शन के अनुसार आपको बताता हूँ। तो ये ए ऑप्शन सही है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है ये चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य जो है ये रोहतास में है। और ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये बोध गया में है, ठीक है। और राजगीर अभ्यारण्य जो है नालंदा में है। तो नाम से ही पता चल जाता है कौन कहाँ किस जिला में स्थित है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा आसानी से। 198 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम जो है ये तीसरा है, ठीक है। और क्षेत्रफल में 13वां है, पहले 12 हुआ था, लेकिन तेलंगाना जब से बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, तो वो 12 हो गया। और 13 बिहार जो एक अंक जो है घिसक गया है, तो 13 नंबर पे आ गया है। उसके बाद 199 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ और उसके उद्गम स्थलों में कौन सा बेमेल है, यानी कौन सही नहीं मिलाया हुआ है। यानी उत्तर की जो बिहार की जो उत्तर भाग से जो नदी मिलती है, नदी जो है वे और कहाँ से वो निकलती है उसका मिलाया गया है, इसमें से एक गलत है। तो गलत कौन सा है देखते हैं। तो ये बागमती जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये गलत है उत्तर, ठीक है, ये इसकी गलत है। जबकि कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक ये सभी हिमालय से निकली है। और ये जो बागमती का उद्गम स्थल है जो गलत है, छोटा नागपुर दिया हुआ है, क्योंकि गलत है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है इसका। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन के अनुसार, ये बेमेल है। अब 200 नंबर का प्रश्न है, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितनी होती है वर्षा प्रति वर्ष? तो ये बिहार में औसतन जो है 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। तो दोस्तों ये था 200 क्वेश्चन, 101 से 200 तक। ये मेरा दूसरा वीडियो इस पर। तीसरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक मिल पाए। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद।